नमस्कार दोस्तों, पीकेजे क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं रोहित तिवारी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण हम हड़प्पा स्थलों पे चर्चा नहीं कर पाए थे। उस चर्चा को हम इस वीडियो में आगे बढ़ाएंगे और आज हम हड़प्पा कालीन स्थलों पे चर्चा करेंगे। हड़प्पा कालीन स्थलों पे चर्चा से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि पूर्व हड़प्पा कालीन स्थलों पे था, और हम उस वीडियो में देखें कि किस तरह से जो पूर्व हड़प्पा काल की ग्रामीण और उपनगरीय संस्कृतियां थी या स्थल थे या सभ्यताएं थी, उनके क्रमिक परिवर्तन और चरणबद्ध विकास के फलस्वरूप हड़प्पा सभ्यता जैसी नगरीय सभ्यता का परिपूर्ण रूप से विकास हुआ। तो आज हम हड़प्पा के कुछ प्रमुख स्थलों को देखेंगे। उस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम सर्वप्रथम हड़प्पा की चर्चा करते हैं। हड़प्पा चूंकि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा जाने वाला स्थल था, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। इसके बाद आगे इसमें मर्टिमर व्हीलर और मर्टिमर व्हीलर के द्वारा और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा जो है कुछ उत्खनन कार्य आगे भी कराए गए। हड़प्पा सभ्यता के अगर हड़प्पा की बात करें तो ये जो स्थल था वो रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में था। और कहां पे स्थित था? ये रावी नदी के तट पर स्थित था, पंजाब प्रांत में। अब ये बात कर लेते हैं इसके थोड़ा सा कुछ यहाँ से जो महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं उनके बारे में। तो यहाँ से जो चीजें मिली हैं वो अन्नागार मिला है हमको, दूसरा जो इसका नगर का जो विन्यास था या जो नगरीय विन्यास था, ये नगर जो था वो दुर्गीकृत था। नगर कैसा था? दुर्गीकृत था। और जो है दो स्तरों में विभक्त था। इसका जो है पूर्वी स्थल और पश्चिमी स्तर। तो जो पूर्वी स्तर था वो थोड़ा सा कम नीचे था, मतलब नीचे था, और ये जो स्तर था वो उच्च स्तर, मतलब ऊंचाई पे था, उच्च स्तर और निम्न स्तर। इसके चारों तरफ दीवार थी, प्राचीर थी, और यह जो है पूरी तरह से मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसके चारों तरफ दीवार बनाई गई थी। यहां से जो महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं वो अन्नागार मिला है और दुर्गीकृत नगर मिला है। इसके अलावा यहां से जो है वो अनेक जो है मूर्तियां मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। इसके अलावा जो इसके नगर का जो निचला स्थल था वहां से यात्री निवास के साक्ष्य मिले। जो निचला स्तर था वहां से यात्री निवास के साक्ष्य मिले, मतलब यात्री निवास के लिए इसमें कुछ ऐसे कमरे थे जो बनाए गए थे यात्रियों के लिए,
तो यात्री निवास के कुछ साक्ष्य जो है हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहाँ से यात्री निवास के साक्ष्य के अलावा यात्री निवास के साथ साथ यहाँ से तांबे की वस्तुएं बनाने की फैक्ट्रियां मिली हैं। तांबे की वस्तुएं बनाने की फैक्ट्रियां मिली, फैक्ट्रियां, ठीक है। तो यहां से ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं। इसके अलावा यहां से जो एक व्यवस्थित समाधान प्रणाली, जो कि उनके सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, वो मिला है, जिसे R37 के नाम से जाना जाता है। R37 इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जब शवों को खोजा गया तो कुल 40 या 4200 के आसपास मिले थे। कुछ एक्यूरेट संख्या उसकी जो भी हो, 40-42 के आसपास शव मिले थे, जिसमें बाकी 100 जो थे वो काफी छत बिछत थे, जिनका अध्ययन नहीं हो पाया। लेकिन जो 37 जो शव थे, 37, उनका जो है प्रॉपर अध्ययन किया गया और ये पाया गया कि मतलब वहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए लोगों का किस तरह से किया जाता था, उसके प्रमाण इस जो कब्रिस्तान है जिसका नाम R37 दिया गया था, उससे वहाँ की समाधान प्रणाली और कुछ सामाजिक जीवन के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो ये कुछ जो है मोटी मोटी बातें थी हड़प्पा के बारे में। अब हम अगले नगर पे चलते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के बाद अगला जो नगर है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो पे फिल्म भी आई थी, जिस पे अच्छी खासी फिल्म थी। उसको देखने के बाद सभ्यता संस्कृति के बारे में लोगों को अच्छी सी जानकारी मिली होगी। फिलहाल हम मोहनजोदड़ो पे आते हैं। मोहनजोदड़ो जो था वो हड़प्पा के कंपेरेटिव अगर हम बात करें, अगर एक मतलब मोटे तौर पे देखें तो हड़प्पा का जो क्षेत्रफल लगभग था वो 150 हेक्टेयर के आसपास था, हेक्टेयर के आसपास। लेकिन जो ये मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्रफल था वो करीब 200 हेक्टेयर के आसपास था। तो जिससे ये पता चलता, हालांकि हड़प्पा भी एक बहुत विकसित नगर था उस काल में, और मोहनजोदड़ो उससे बड़ा और उससे अधिक विस्तृत क्षेत्र था, ठीक है। तो इसकी जो खोज होती है, इसको हम पहले भी बता चुके हैं, 1922 में R.D. बनर्जी के द्वारा, राखाला दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की जाती है। खोजा गया, ठीक है। इसको 1922 में खोजा गया। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मोहनजोदड़ो का, वहां के शाब्दिक भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, ठीक है। मृतकों का, यहां पे जो है एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज खोजी गई मोहनजोदड़ो से, जो है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार, स्नानागार। और यह विशाल स्नानागार उस काल के सामाजिक जीवन की एक बहुत बेहतर स्थिति को बताता है। उस काल की सामाजिक स्थिति की बेहतर स्थिति, मतलब सामाजिक स्थिति कितनी बेहतर थी, वो इस विशाल स्नानागार के माध्यम से पता चलती है। अगर इसके बारे में बात करें तो ये लगभग 14.5 मीटर लंबा और लगभग 7 मीटर जो है वो चौड़ा और 2.5 मीटर के आसपास गहरा था, ठीक है। और इसकी जो पेंदी थी, ठीक है, उसको
जलरोधी बनाया गया था और हमको लगता है कि यह वाटर प्रूफिंग का विश्व का सबसे प्राचीनतम प्रमाण है। ठीक है, और इसी स्थल के कारण इसे यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। अब आप कमेंट के माध्यम से हमको ये बताएंगे कि इसे किस सन में यूनेस्को हेरिटेज घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये जो है सबसे खास बात क्या थी कि ये उस काल के वाटर प्रूफिंग का, मतलब एक पानी कैसे रोका गया, हालांकि ये बहुत बड़ी मतलब एक उपलब्धि है उस काल की कि कैसे जल को रोका गया। तो यहाँ स्नानागार का मतलब यह है कि कुछ धार्मिक कार्यक्रम यहाँ होते रहे होंगे और उसके थ्रू जो है उसके संबंधित जैसे धार्मिक कार्यक्रमों से संबंधित जैसे जो स्नान वगैरह की प्रक्रिया होगी वो यहाँ इस स्नानागार में होती होगी। इसी के पास जो है एक बड़ा सा भवन है जिसे पुरातत्वविदों ने पुरोहित आवास या पुरोहित विश्वविद्यालय की संज्ञा दी। पुरोहित विश्वविद्यालय की संज्ञा दी। ठीक है, तो इसी के पास जो है एक स्थल भी मिला जो कि वहाँ के धार्मिक जीवन को बताने का, मतलब धार्मिक जीवन के बारे में एक मजबूत साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अब जो बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो में जो नगरीय व्यवस्था थी वो काफी बेहतर पाई गई और यहाँ लगभग घरों में आंगन, स्नानागार तथा कुएं पाए गए और संभवतः जितनी अच्छी व्यवस्था जल प्रबंधन की इस मोहनजोदड़ो में मिलती है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो एक जो है काफी महत्वपूर्ण नगर था। अगर बात किया जाए इनकी तो कुछ पुरातत्वविदों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी के रूप में भी बताया है कि मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उस काल की जुड़वा राजधानी थी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले नगर पे और उसे देखते हैं। तो इसके बाद अगला जो नगर था वो था चन्हूदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में बता दें, यह जो है सिंध नदी के किनारे स्थित था और इसके बारे में तो लगभग जानते ही हैं कि यह सिंध नदी के किनारे स्थित था और पाकिस्तान प्रांत में ये है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो हो गया। इसके बाद चन्हूदड़ो आता है। चन्हूदड़ो जो था एक जो है ऐसा नगर था जो फैक्ट्रियों वाला नगर जिसको हम कह सकते हैं। चन्हूदड़ो जो था वो फैक्ट्रियों वाला नगर था जहां से मनके बनाने के साक्ष्य मिले। मनके बनाने के साक्ष्य मिले कहां से? चन्हूदड़ो से। ठीक है, चन्हूदड़ो से मनके बनाने के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए। अगर चन्हूदड़ो के खोज की बात की जाए तो अर्नेस्ट मैके और जी.एन. मजूमदार ने 1935 में इसका उत्खनन किया था। ठीक है, तो
तो ये चन्हूदड़ो जो था ये मूलतः फैक्ट्रियों वाला नगर था। यहाँ से जो है एक और साज सज्जा के कुछ सामान के जो है साक्ष्य मिले हैं, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट है काजल का साक्ष्य मिला है यहाँ से, काजल का, और लिपस्टिक का भी साक्ष्य मिला है। लिपस्टिक का जो है वो साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ सौंदर्य प्रसाधन का भी जो है फैक्ट्रियां थी, मनकों के आभूषण बनाने की फैक्ट्रियां थी। तो कुल मिलाकर के यह एक जो है फैक्ट्रियों वाला नगर था, जो जहाँ पे जो है बहुत सारे निर्माण के कार्य होते थे। ठीक है, तो ये है चन्हूदड़ो के बारे में छोटी सी जानकारी। इस अगर बात करें चन्हूदड़ो के बारे में, तो यहाँ से वक्राकार ईंटों के जो गोलाकार ईंटों के निर्माण के कुछ साक्ष्य मिले हैं, और कुछ ऐसी मुहरें प्राप्त हुई हैं जिन पे मछली तथा घड़ियाल का अंकन है, घड़ियाल का अंकन किया गया। किस पे? मुद्राओं पे। तो ये कुछ जो है चन्हूदड़ो के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ भारतीय स्थलों के बारे में। ठीक है, तो भारतीय स्थलों पे मूल रूप से हम चलते हैं कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है और विलुप्त प्राय घग्घर नदी या जिसे सरस्वती नदी कहा जाता है उसके किनारे ये स्थल जो है उसकी खोज हुई। ठीक है, तो जो कालीबंगा है ये इसमें जो है पूर्व हड़प्पा तथा हड़प्पा काल दोनों के जो है यहां से साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, और ये कहां पे है? घग्घर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये जो आपका कालीबंगा है वो घग्घर नदी के किनारे स्थित है और हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पे पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा काल दोनों के हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। पूर्व हड़प्पा काल में जो नगर विन्यास था वो थोड़ा सा कम विकसित था, और जैसे हम हड़प्पा काल में आते हैं तो नगर का विकास जो है, या जो ऐसे किलेबंदी या जो प्राचीर या दीवार थी वो नगर के चारों ओर हमको दिखाई पड़ती है। तो यहाँ भी जो है नगर ये जो था वो दो भागों में विभक्त था, और नगर जो था वो दो भागों में विभक्त था। जो है वो इसका पश्चिमी भाग यानी कि उच्च स्तर और ये निचला भाग यानी कि निम्न स्तर। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजों की, तो इसकी खोज जो थी वो 1965 के आसपास जो है लगभग बीके बृजवासी लाल यानी बीबी लाल तथा बीके थापर ने की थी। इसका उत्खनन का कार्य जो था बीके थापर ने किया था। ठीक है, तो ये जो था, अब यहाँ पे जो
हड़प्पा कालीन जो यहाँ पे जो उच्च स्तर था, वहां तो नालियों के जो विकास था वो बेहतर मिलता है, ठीक है। लेकिन जो इसका निचला स्तर था उसमें नालियों का विकास क्रम उतना बेहतर नहीं मिलता है, और कहीं कहीं पे लकड़ी की नाली का भी प्रमाण मिलता है। लकड़ी की नाली का भी प्रमाण मिलता है, ठीक है, प्रमाण मिलता है। कालीबंगा की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि यहाँ कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, यानी जुते हुए खेतों के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। जुते हुए खेतों के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहां पे धार्मिक अनुष्ठान के लिए धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित अग्नि वेदिकाएं मिली। अग्नि वेदिकाएं मिली। अग्नि वेदिकाएं मिली, ठीक है। तो यहां से हमको लकड़ी की नाली के प्रमाण मिले हैं। जो शहर था वो काफी व्यवस्थित था, ठीक है, लेकिन निचले भाग में नालियों की व्यवस्था थी, लेकिन यहीं से हमें लकड़ी की नाली के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा कुछ जो है पुरातत्वविद ऐसा मानते हैं कि यहाँ जो दीवारें या जो इसका विनाश हुआ था या पतन वाला, कि वो तो अलग विषय है जिसको हम चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन यहाँ कुछ पुरातत्वविदों ने ऐसा माना है कि यहाँ भूकंप के भी प्राचीनतम साक्ष्य हमको मिले हैं। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी हमको कहां से प्राप्त हुए हैं? यहां से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का एक और स्थल है धौलावीरा, वहां से भी हमको भूकंप के साक्ष्य मिले। हालांकि अगले क्रम में हम उस पर चर्चा करेंगे धौलावीरा को लेकर के। तो यहाँ से जो है महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो हमको यहाँ से मिली हैं। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कालीबंगा के बारे में। इसके अलावा इसका नाम कालीबंगा क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे जो है चूड़ी, काली चूड़ियां प्राप्त हुई। चूड़ी को राजस्थानी भाषा में बंगा बोलते हैं। तो काली चूड़ियां बहुत अधिक मात्रा में मिली हैं, तो इसलिए इसको हम कालीबंगा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो है चूंकि चूड़ियां थी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ चूड़ियों का उद्योग भी बहुत ज्यादा प्रचलित था। तो यहाँ भी सौंदर्य प्रसाधन वगैरह भी जो है अच्छी खासी मात्रा में हमको मिले। ठीक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से एक और महत्वपूर्ण चीज मिली है, वो मिली है हाथी के दांत की कंघी। हाथी के दांत की कंघी, ठीक है। तो ये कुछ जो है महत्वपूर्ण स्थल थे जिनके बारे में एक ये छोटी सी परिचर्चा थी। अगले वीडियो में हम कुछ और स्थलों पे चर्चा करेंगे और संभवतः पतन के कारण को भी हम उसमें देखेंगे। इसके बाद जो है हम हड़प्पा काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन को देखते हुए पतन की ओर चलेंगे और इसको समराइज करेंगे। हम प्रयास ये भी करेंगे कि कुछ वन लाइनर चीजें आपको नए स्थलों के बारे में बताई जाएं, जिससे कि जो कथन कारण या फिर जो कुछ नए क्वेश्चन इस सिंधु घाटी सभ्यता से आपको मिलते हैं उनको भी आप आसानी से कर सकें। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो पिछली वीडियो थी उसको ध्यान से देखिए। मेरा ये प्रयास है कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि सबसे जरूरी चीज़ है, इसके विषय वस्तु को समझना।
तो आपकी एक बेहतर समझ सिंधु घाटी सभ्यता पर विकसित हो, ठीक है, और जिससे कि आप कॉन्सेप्ट को समझें और इसका जो है भरपूर लाभ अपने एग्जाम में आप उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।